जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों यूपीपीसीएस आरओ यारों में मिसलेनियस का वीडियो शुरू कर दिया मैंने। मिसलेनियस में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं पहले उसको आप देखिए कि कैसे सवाल मिसलेनियस से बनते हैं, क्योंकि 15 से 18 सवाल तक मिसलेनियस से आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मिसलेनियस के टॉप जो 500 400 जितने भी क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है वो करा देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपका मिसलेनियस टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। और उसके बाद आप चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, लाइफ स्टॉक डाटा, यूपी सेंसस, इंडिया सेंसस, इतना आप कंपाइल लेके, शॉर्ट नोट लेके आप अपने आपको मिसलेनियस के पूरे सवाल को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज लोकेटेड एट। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? लीमा पेरू, शिमला इंडिया, डैकर सेनेगल या डबलिन आयरलैंड। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र या इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ये जो है लीमा में है, पेरू में। कहाँ पे है? लीमा पेरू में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सी योजना है कौशल विकास से संबंधित है? ठीक है, स्किल डेवलपमेंट क्या क्या आता है? स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प या श्रेयस? स्ट्राइड, स्ट्राइव, रेजोल्यूशन या श्रेयस? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आया था उसके तहत क्या आता था? उसके तहत आता है आपका स्ट्राइव, रेजोल्यूशन और श्रेयस। ये आता था कौशल विकास योजना से संबंधित। स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस, 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जर्मन वॉच, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक। कौन निकालता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स में जो रिपोर्ट्स आती हैं ना, इंडेक्स आती हैं, उनको ज़रूर देखे रहा करो कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। जैसे ट्रेड एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें एग्जाम में पूछ लेता है मिसलेनियस में। तो देखिए, खैर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकालता है जर्मन वॉच। कौन निकालता है? जर्मन वॉच। ठीक है, इसको याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। Which of the following book by former RBI Governor बिमल जलान was published in July 2021? आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो बुक्स, ऑथर्स, ये सब भी मिसलेनियस में आ जाता है, पूछ लेता है। तो कौन सी बुक थी भैया बिमल जलान की? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियाज़ पॉलिटिक्स, इमर्जिंग इंडिया या इंडिया स्टोरी? तो ये थी दोस्तों द इंडिया स्टोरी। कौन सी? द इंडिया स्टोरी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब उस टाइम करंट में थी तो आया था। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। 2001, 2005, 2009 या 2013? तो आपको पता होगा 2004 में जब सुनामी आई थी, उसके बाद 2005 में एनडीएमए एक्ट पास हुआ था, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो 2005 सही आंसर हो जाना चाहिए इसका। सिक्स्थ पे देखें अगर, तो अरेंज द फॉलोइंग सीजन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा, ऑटम, ऑटम, समर, स्प्रिंग, रेन। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आराम से आप इसको बता सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पहले कौन आता है दोस्तों? बसंत आती है सबसे पहले। कौन आती है? बसंत ऋतु आती है। बसंत के बाद गर्मी आ जाती है। बसंत के बाद गर्मी आ जाती है। गर्मी के बाद क्या आती है भैया? वर्षा ऋतु आती है। उसके बाद शरद ऋतु आ जाती है। सिंपल है ना। इंग्लिश में बोले तो पहले क्या आती है आपकी? स्प्रिंग सीजन आता है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? समर सीज़न आता है। उसके बाद क्या आता है आपका? रेनी सीज़न आता है। उसके बाद ऑटोमन सीज़न आता है। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए 6 का? 3 2 4 1, यानी बी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू। जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? कांगो द्रोणी का संरक्षण, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, नैतिकता का घोषणा पत्र या परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत।
कंजर्वेशन ऑफ कॉन्गो बेसिन, इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पायरेट्स, कैरेक्टर ऑफ एथिक्स मतलब चार्टर ऑफ एथिक्स या न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों जिबूती कोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि जो इंटरनेशनल ग्रुप है अगेंस्ट पायरेट्स है ना, जो समुद्री डकैत हैं यहाँ पे जिबूती में, अफ्रीका में, यहाँ पे बहुत सारी शिप्स वगैरह पे अटैक करके लूट लेते हैं ना, उसके विरुद्ध में एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया गया था, उसी को बोलते हैं दोस्तों जिबूती कोर्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। जिबूती की राजधानी अगर आपको पता हो तो कमेंट में आप बता दीजिए, बड़ा मज़ा आ जाएगा। एट्थ क्या कह रहा है दोस्तों, एट्थ में कह रहा है द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल ऑफ इस टाइम झीनी झीनी बीनी चंदरिया, मतलब गाना देख रहे हो ये यार 2021 वाले पेपर में आया था, मतलब गाना आ गया था, झीनी झीनी बीनी चंदरिया के लेखक कौन थे भैया, ये उपन्यास जो है मतलब, तो इसके लेखक दोस्तों कौन थे, अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन थे, अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। चलिए, नाइन्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। बीट यानी चुकंदर चीनी बनती है उससे, हनी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सोर्स है, कॉटन सेल्यूलोज का, और मिल्क लैक्टोज। ठीक है, इनमें से क्या मैच कर रहा है, एकदम सही बताना है इसको। तो देखिए बिल्कुल चुकंदर चीनी भी बनती है, शहद ग्लूकोज फ्रुक्टोज, कपास सेल्यूलोज, दुग्ध लैक्टोज, ये सारे ही बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं बिल्कुल, और अच्छे भी क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। 10वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, देहरादून, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ या वाराणसी। तो कौन स्थित है दोस्तों, मतलब कहाँ पे स्थित है भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी, तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, 11 देखते हैं, मैचिंग करनी है दोस्तों, फ्रूट्स और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आम, लीची, कोकोनट, एप्पल। ठीक है, तो आम, आम दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। आम कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और उसके बाद लीची, लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों, बिहार में होती है लीची। कोकोनट की बात करेंगे अगर तो ये कहाँ होता है दोस्तों, कोकोनट ये केरल में हो जाता है। और एप्पल सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, सी। 12 देखते हैं, 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू द बेंट इंडेक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है, कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें, या शिपिंग द्वारा सूचकांक। क्रूड ऑयल प्राइसेस, कॉपर फ्रूट्स प्राइसेस, गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस या शिपिंग रेट इंडेक्स, इनमें से कौन बेंट रिलेटेड है, मतलब बेंट इंडेक्स किससे रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूज़ में बना रहता है। कच्चे तेल की कीमतों को बोलते हैं जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को बेंट इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज, कभी भूलना मतलब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 13 देख लेते हैं, ये लैंग्वेजेस हैं और ये कंट्री है, भाषा और देश, कौन सा सही मैच नहीं है ये बताना है। जैसे डैनिश, डैनिश जो है वो डेनमार्क की है, मतलब डैनिश भाषा डेनमार्क की है, तो ये बिल्कुल ठीक है। डच भाषा ये नीदरलैंड की है, डच भाषा कहाँ की है, नीदरलैंड की है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंड्रिन भाषा ये चाइना की है, मैंड्रिन भाषा कहाँ की है, चीन की है मैंड्रिन भाषा, ये भी सही है। भाषा जो है ये थाईलैंड की है, ये गलत है, भाषा जो है ये थाईलैंड नहीं इंडोनेशिया की है। कहाँ है भाषा, इंडोनेशिया की है। कहाँ की है, इंडोनेशिया की। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं डेविनिकी प्लस है ना, DAVINCI प्लस और वेरिटस, ये दो नए मिशन हैं अनाउंस हुए जो नासा के द्वारा, किससे रिलेटेड है। ठीक है, डेविंसी प्लस और वेरिटस, ये नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित हैं, चांद से, शुक्र से, मंगल से या बृहस्पति से। मून, वीनस, मार्स या जुपिटर, तो ये किससे संबंधित है, वीनस से। वीनस पे नासा ने इसको लॉन्च किया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये, न्यूज़ में था है ना, तो जो भी न्यूज़ में रहता है उसको ज़रूर फॉलो करा करो, मिसलेनियस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिटवीन विच टू सिटीज़ डज मिथाली एक्सप्रेस रन, मिथाली एक्सप्रेस किसके बीच में चल रही है, किन शहरों के बीच में, ढाका और गुवाहाटी, ढाका और चित्तागोंग, ढाका और कोलकाता, और ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। तो मिथाली एक्सप्रेस किसके बीच में चल रही है, ये भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, तो ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चल रही है मिथाली एक्सप्रेस, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 16 पे आते हैं, द ट्रेडिशनल फोक ड्रामा भांड पत्थर, कौन सी, भांड पत्थर इज रिलेटेड टू विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पत्थर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश या असम। किससे संबंधित है दोस्तों भांड पत्थर, बिल्कुल सही है ये, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। भांड पत्थर पारंपरिक लोक नाट्य, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, किससे, जम्मू कश्मीर। रिवीजन जितना ज़्यादा कर लोगे उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि देखिए पढ़ते तो सब हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं ना, सब लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, सिलेबस सबको पता है, सबके पास सोर्सेज है, पढ़ रहे हैं, पर जो नहीं करता आदमी प्रैक्टिस और रिवीजन, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या बचपन से सुनते आ रहे होगे, वुमेन को भी परफेक्ट करती। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को देखोगे कैसे आते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आसानी से चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना, बताइएगा। प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर, मतलब जो प्राथमिक ऊर्जा है ज्वरीय शक्ति। कॉमर्शियल एनर्जी होती है ऑयल एंड गैस की एनर्जी जो है। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी एनिमल डंग होता है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोलर एनर्जी। कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसमें पहला बिल्कुल गलत है। कारण देखिए, प्राइमरी एनर्जी क्या होती है? प्राइमरी एनर्जी वो एनर्जी होती है जो नेचर में प्रेजेंट है और उसके लिए हमें कोई भी ह्यूमन इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं होती। अब टाइडल पावर के लिए हमें तो मशीनें लगानी पड़ेंगी भैया, है ना, तो वो टरबाइंस वगैरह लगानी पड़ेंगी, तो उसमें ह्यूमन इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, समझ रहे हो। जैसे प्राइमरी एनर्जी का सोर्स क्या है? कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ये सब प्राइमरी एनर्जी आ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब जैसे टाइडल एनर्जी से बना लेंगे हम लोग पावर, तो ये सेकेंडरी एनर्जी, क्योंकि यूज़ करके हम लोग बना रहे हैं दूसरी एनर्जी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी कमर्शियल होती है तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक जानवरों का गोबर होता है और गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। लॉन्च ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लॉन्च ऑफ की विलेज स्कीम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। काफ़ी तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो। अगर जिसने स्कीम्स को नहीं पढ़ा होगा तो कैसे क्रोनोलॉजी में लगाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, की विलेज स्कीम की शुरुआत और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का जिला स्तर पर स्थापना। तो कौन सा सही ऑर्डर है इसका, ये बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा की विलेज स्कीम आई थी 1950 में, ठीक है। ये कब आई थी? 1950 में लॉन्च ऑफ की विलेज स्कीम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 1952 में आया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था? 1952 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि 1957 में आया था आपका भैया, बलवंत राय मेहता कमेटी। और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ये आपका 1993 में आया था। तो देख रहे हो काफ़ी लेवल क्वेश्चंस के समझो कैसे है ना। तो सिर्फ नॉर्मल बुक से भैया घटना चक्र पढ़ ली, दृष्टि, आँख वाली पढ़ ली, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। उसको पढ़ लोगे ठीक है, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, PYQ से पेपर कैसे बनाओगे? तो ये सब पेड क्विज में हम लगवाते हैं आपको, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना प्लीज़ अच्छा रहेगा आपके लिए। कहने का मतलब अपनी पढ़ाई की अप्रोच को थोड़ा बदलो, टेस्ट प्लीज़ जरूर लगाया करो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द फर्स्ट सेक्सुअल सोशल स्टैंडर्ड इंडेक्स रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, वर्ल्ड बैंक एंड नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसने लागू करा दोस्तों? सेक्सुअल सोशल स्टैंडर्ड इंडेक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये UNDP करता है, सेक्सुअल सोशल स्टैंडर्ड इंडेक्स को लागू कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर, ऐसे मतलब मुंबई का जैसे कोलकाता से है वैसे ही मैंगलोर का किससे है? रीजनिंग टाइप का ही। मुंबई और कोलकाता जिस तरह से संबंधित है उसी तरह मैंगलोर किससे संबंधित है? हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली या जयपुर। काफ़ी आसान है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मुंबई है, कोलकाता, ये कोस्टल सिटीज़ हैं। मैंगलोर कोस्टल सिटी है, इसी तरह कोचीन भी जो है तटीय शहर है, मतलब कोस्टल सिटी है, कोस्ट पे बना हुआ। बाकी ये जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली, ये सब लैंड के अंदर है ना, ये सब तटीय इलाके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। 20 क्वेश्चन ही मैंने कराया। डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे। कम खाओ अच्छा खाओ, है ना। बाकी आपको डिटेल MC जो मिसलेनियस की आप टॉपिक चाहते हैं पूरे स्टडी मटेरियल के साथ, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो इन नंबरों पे अधिक जानकारी ले सकते हैं।